हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को और साथियों को। आज दिसंबर की 18 तारीख है और हम भारत का भूगोल कर रहे हैं। मिट्टी और जलवायु आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसके सही उत्तर आपको दे पाऊँ। फिर भी अगर मुझसे कहीं पे कोई गलती होती है तो मुझे है ना बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक देखेंगे मिट्टी से संबंधित। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, भारत में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संबंध दक्कन शैलों से है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, काली मिट्टी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला, जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ी सी व्याख्या है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ये जलोढ़ मिट्टी, है ना। भारत के लगभग 46% क्षेत्रफल पर ये पाई जाती है और 40% जो कृषि योग्य भूमि, मतलब क्या कहना चाहिए, 40% क्षेत्र पे जहाँ पे कृषि हो सकती है वहां पे जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक, अगला यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, चार प्रकार होते हैं ना, भाबर, बांगर, भाबर, जलोढ़ और बांगर और खादर। अगला है सही संबंध बनाइए। तो भाबर के बारे में भाबर, तराई, खादर और बांगर, है ना, ये चार मिट्टी के प्रकार हैं। तो देखते हैं, बांगर क्या होता है। बांगर होता है, भाभर होता है भारी कंकड़ पत्थर, बजरी व जमाव, बजरी का जमाव, इसको भाभर प्रदेश कहते हैं। भाभर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं ये। और तराई प्रदेश में बारीक कणों वाली जलोढ़ से बना हुआ प्रदेश को हम तराई प्रदेश कहते हैं। और खादर होता है नवीन जलोढ़ से बना हुआ और बांगर होता है पुरानी जलोढ़ से बना हुआ। ठीक है, तो पिछले, आई थिंक पिछले प्रश्न में मुझसे थोड़ी सी बोलने में गलती हो गई थी, तो ये याद रखिएगा, चार प्रकार की मिट्टियां होती हैं, है ना, भाभर, तराई, खादर और बांगर, है ना। उनके बारे में ये जो लिखा हुआ है, ये सब कुछ सही मिलान है इनका। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला, लेटराइजेशन का संबंध किससे है? बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी से। अगला, निम्न में से किस मिट्टी के निर्माण के लिए बेसाल्टी शैल उत्तरदायी है? तो बेसाल्टी शैल जो उत्तरदायी है ये काली मिट्टी के लिए है ना। ये सबसे अधिक उपजाऊ, मतलब क्या कहना चाहिए, कपास के लिए कब सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है ना। और अगला देखते हैं, यहाँ पे आई थिंक व्याख्या भी दिया हुआ है। काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त है ना, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आई थिंक ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया है ना। कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी, है ना, इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये वाला प्रश्न आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसका निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा के निक्षेपण से हुआ है। इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा काली मिट्टी से संबंधित। अगला, भारत की किस मिट्टी को रेगुर नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। ये तो 2017 का प्रश्न है, बट ये फिर भी किसी रिसेंट पिछले साल के किसी एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न भी। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास बहुत कम जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? याद रखिएगा, काली मिट्टी। अगला,
लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जिसका कारण क्या है? जिसका कारण होता है उच्च अम्लता के कारण, है ना? उच्च अम्लता के कारण अ, है ना, लेटेराइट मिट्टी जो है ये उपजाऊ नहीं होती। भारत में भूमि के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं, चारों कथन हमें पढ़ने पड़ेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लावा क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। अ, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जरूर पाई जाती है ना, काली मिट्टी। लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये सरासर गलत है ना, क्योंकि वहां पे तो बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। काप मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है, तो ये कथन भी सही है ना। तो असत्य पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो याद रखिएगा, लाल मिट्टी, है ना। बहुत ऑप्शंस भी देख रहे होंगे आप, बहुत साधारण सा ऑप्शन भी दिया हुआ है। उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य जो है ये मालाबार तटीय प्रदेश में, ठीक है, उस तरफ जो है मालाबार तट, उस तरफ जो है ये लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता ज्यादा है। ठीक, अगला देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए चार कथनों में से सही कथन को चुनिए। चलिए देखते हैं। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% क्षेत्र हिस्से में पाई जाती है। तो ये जैसे अभी पहला ही सवाल था, तो ये कथन गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 46% क्षेत्रफल पे है ना, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। और 40% जो हिस्सा है ना, ये कृषि योग्य, मतलब 40% से अधिक, है ना, कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, तो ये पहला वाला कथन तो गलत हो जाता है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो हाँ, ये बिल्कुल पाई जाती है। इसमें पोटाश कम होता है ना, और फास्फोरिक एसिड सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये कथन सही है। यह मिट्टी रे, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि है ना, रे, थूर, चोपन, है ना, ये अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के नाम है ना। अम्लीय और क्षारीय मिट्टी के नाम होते हैं, इसलिए ये वाला कथन भी गलत हो जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो ये तो है ना, सरासर गलत है, क्योंकि सभी को पता है कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सीजीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है ये। अगला देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। ये देखिए, डीएड 21 का प्रश्न है ये भी। अगला, रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला, व्याख्या दिया हुआ है। दक्कन के लावा पठार के क्षरण से काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र में सर्वाधिक हुआ है। रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चीका मिट्टी, स्वतः जुताई मिट्टी की संज्ञा दी जाती है। अगला देखते हैं। भारत में काली कपासी मिट्टी की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? इसका उत्तर याद रखिएगा, विदरी या फिशर ज्वालामुखी चट्टान से हुई है। ठीक है, तो है ना, काली मिट्टी देखिए, एक छोटा सा लॉजिक है। ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी ऐसे, है ना, जो भी है चट्टाने, है ना, वहां से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है ना। लावा लावा निकलता है। लावा निकल करके पिघल करके, है ना, ये इस तरह से जमा हो जाता है ना। तो कोई भी चीज जब जलती है तो वो काली ही होती है ना। तो यहाँ पे इस वजह से, जैसे कि लावा, है ना, फैल गया, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये कौन सा क्षेत्र होता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जैसे वाले क्षेत्रों में,
है ना, है ना, ये फैला, तो ये वहां की जो मिट्टियां हो गई वो काली हो गई। है ना, मिट्टी कैसे बनती है? तो चट्टानों के ऊपर, है ना, अपक्षय से ही होती है। तो ठीक है, तो इसका लॉजिक यही है कि लावा निकला, है ना, तो वो जैसे जल गया वो काला हो गया, है ना। तो ये एक छोटा सा लॉजिक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विदरी, फिशर या ज्वालामुखी चट्टान। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। काली मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय का परिणाम है। यह दक्कन ट्रैप की ऊपरी सतह पर महाराष्ट्र में पाई जाती है ना। इसका आंशिक विस्तार गुजरात व मध्य प्रदेश में भी है। ठीक, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है, पूछा गया है। चलिए देखते हैं। लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल होती है। ठीक है, उच्च ताप, है ना, और भारी वर्षा। तो वहां पे जो लेटेराइट मिट्टी हो, जो जैसे कि वो लेटेराइट मिट्टी का मतलब तो आप समझते होंगे ना, जो कंकड़ युक्त होते हैं, है ना, भाठा जिसको बोलते हैं। है ना, तो एकदम नॉर्मल सा, मतलब बहुत कॉमन सी चीज है कि है ना, उच्च ताप होती है और वर्षा ज्यादा होती है। तो कोई भी चीज जैसे कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे, है ना, वो मेरे जुबान पे नहीं आ रहा है ना, तो बस इतना याद रखिए कि ये कंकड़ जैसे वाले होते हैं और ये, है ना, अच्छे से वो मिट्टी नहीं बन पाते हैं, तो वो टुकड़े टुकड़े से, है ना, हो जाते हैं, है ना, जल जाते हैं। तो ये लेटेराइट मिट्टी होती है ना। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। ये कथन सही है। लेटेराइट मृदा जैविक या ह्यूमस समृद्ध होती है व पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, उस तरफ तो है ना, अच्छी वर्षा होती है, लेकिन है ना, उस तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मतलब अच्छी, मतलब वहां पे अच्छी मिट्टी मिलती है जी, है ना, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा तरफ। ठीक, अ, नाम ही याद नहीं आ रहा है मुझे। तो चलिए, इसका उत्तर वैसे, है ना, ऑप्शन नंबर, ये मतलब क्या कहना चाहिए, एक ही सही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी मौसमी वर्षा वाली मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मृदा है, जो तीव्र वर्षा के कारण निच्छालन प्रक्रिया से होती है। ठीक है, इसमें उर्वरकता, यानी कि फर्टिलाइजेशन कम होता है। यह प्रायः केरल के पर्वतीय इलाके, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर का पठार जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जो पाट प्रदेश जैसे होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का भी आप मैप देखते होंगे, याद होगा आपको, है ना, जो पर्वतीय इलाका है, यानी कि पाट प्रदेश, है ना, पाट वाला एरिया, है ना, उस तरफ ये लेटेराइट मिट्टियां ज्यादा मिलती है। जैसे कि यहाँ पे पूर्वी तमिलनाडु, है ना, पर्वतीय क्षेत्र, है ना, उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र, मेघालय और छोटा नागपुर का पठार, है ना, तो ऐसे जो क्षेत्र है वहां पे लेटेराइट मिट्टियां मिलती है। और जशपुर भी आप देखेंगे, है ना, तो जशपुर भी जो है वो छोटा नागपुर पठार के आसपास ही है ना। तो इस वजह से यहाँ जशपुर की भी जो मिट्टियां हैं, जशपुर, बलरामपुर, वहां वो पाट प्रदेश है ना, तो वहां पे भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी यूपी, है ना, उत्तरी भारत, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़, उत्तर प्रदेश है। काली मिट्टी महाराष्ट्र। ठीक है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश, मरुस्थली राजस्थान। अगला स्लाइड होगा, ये पहले इसको देख लेते हैं। दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार की चट्टानों पर हुआ है? तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान।
भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास आग्नेय चट्टानों के क्षरण से होता है या यह मृदा लावा का परिणाम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, ये है सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न। ठीक, पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को आईसीएआर द्वारा यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते घटते क्रम में सजाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स और अल्टीसोल्स, है ना, ये उसका सही उत्तर है। घटते क्रम में सजाना है। एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स और अल्टीसोल्स। इसका व्याख्या है, वो व्याख्या आप देख लीजिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्रश्न रिपीट होगा वापस से, बट फिर भी। एनसेप्टिसोल, एंटीसोल, क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है ना, क्षेत्रफल मेरे ख्याल से नहीं भी पूछेगा किसी भी एग्जाम में, याद रखिएगा। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, वर्टिसोल, एरिडीसोल, अल्टीसोल और मॉलिसोल। तो ये और एक तो अन्य, ये इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 यहाँ पे मृदा के वर्ग दिए हुए हैं। हालांकि एनसीईआरटी मैंने देखा था, उसमें थोड़े से अलग अलग नहीं, मतलब और भी दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें देख लेते हैं। ये है ना, सोल्स सोल्स तो याद रखने की जरूरत नहीं भी है, सोल्स सोल्स एक जैसा है ना। इंसेप्टी, एंटी, अल्फी, वर्टी, एरिडी, अल्टी, मॉली। ठीक, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, है ना। इंसेप्टी, एंटी, अल्फी, वर्टी, एरिडी, अल्टी, मॉली। ठीक, क्या पता पूछ ले, ये 22 का प्रश्न था। अगला देखते हैं। मृदा जिनमें कम सिंचाई वाली बारंबारता अ, मृदा जिनमें जिसमें कम सिंचाई वाली बारंबार सिंचाई की जरूरत होती है, मतलब जिसमें बार बार सिंचाई की जरूरत होती है, वो कौन सी होती है? रेतीली मिट्टी होती है ना, क्योंकि रेत से तो पानी बह जाता है। बहुत साधारण सा प्रश्न है। अगला देखते हैं। मृदा वर्गीकरण के अनुसार विश्व भर की मृदाओं को कितने मृदा कोटि में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 12। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे हल्का मृदा कर्णकार वर्ग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा दोमट बलुई। सबसे हल्का मृदा कर्णकार, ठीक है, दोमट बलुई। अगला, निम्नलिखित में से किस मृदा में स्फुर का स्थिरीकरण सबसे अधिक हो सकता है? मृदा में स्फुर का स्थिरीकरण, स्फुर का स्थिरीकरण मतलब अ, मतलब कीचड़ टाइप का, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा गाद दोमट मृदा। ठीक है, गाद दोमट मृदा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला हम देखेंगे जलवायु से संबंधित प्रश्न। ठीक, जलवायु से भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, देख लेते हैं एक बार। काल बैशाखी यानी कि नार्वेस्टर क्या है? तो नार्वेस्टर जो है ये ग्रीष्म ऋतु की तूफान है। काल बैशाखी ग्रीष्म ऋतु की तूफान है। ठीक, अगला देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु के तूफानों या हवाओं के नाम, है ना, क्या क्या किन नामों से जाने जाते हैं? उत्तर भारत में लू कहा जाता है, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी कहा जाता है, असम में बोडोलिचा कहते हैं और पश्चिम राजस्थान में धूल भरी आंधी। ये सब तो नहीं, बट ये असम में डोलो छी, अ, बोडोलिचा और पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर और उत्तर भारत में लू कहा जाता है। ठीक, ये सारी चीजें याद रखिएगा, बेसिक वाले प्रश्न है। अगला देखते हैं। मानसून का प्रत्यावर्तन देश के किस हिस्से से प्रारंभ होता है? मानसून का प्रत्यावर्तन यानी कि लौटता मानसून, है ना, ये दक्षिण पश्चिम प्रदेश उससे होता है। ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। अगला देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित क्षेत्र, तो इसका उत्तर कोरोमंडल।
है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, है ना, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना, वहां पे सबसे ज्यादा चक्रवात उठते हैं। तो कोरोमंडल तो उसी तरफ है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं जो कोरोमंडल तट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने विशाखापट्टनम को प्रभावित किया? इसका उत्तर हो जाएगा हुदहुद। हुदहुद चक्रवात था जो विशाखापट्टनम को प्रभावित किया। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती? ये भी बहुत बेसिक सा प्रश्न है, सीजीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। ये छत्तीसगढ़ बेसिन है ना, क्योंकि बीच में है ना, भारत के। अगला देखते हैं। भारत में वर्षा किन पवनों से होती है? तो उत्तर याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये तो रटा होगा ये वाला प्रश्न आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये स्थानीय पवन के उदाहरण है। ठीक है, स्थानीय पवन के उदाहरण है ये क्या? लू। अगला देखते हैं। अगला है, अधोलिखित में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? असम की घाटी में। कहाँ कहाँ पे होती है? तो मासीराम चेरापूंजी, है ना। अगला देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम चेरापूंजी असम की घाटी में है। न्यूनतम औसत वर्षा जैसलमेर राजस्थान में। और सर्वाधिक तापांतर टेम्परेचर कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो राजस्थान के मरुस्थल में। अगला देखते हैं। भारत में कौन सी जगह पर सबसे कम औसत वर्षा होती है? जैसलमेर, राजस्थान। ये सब ना एनसीईआरटी के प्रश्न है जी। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई करी होगी तो आपको सब कुछ पता ही होगा। एनसीईआरटी क्या, बेसिक वाले स्कूल में पढ़े जाते हैं ये सारे प्रश्न। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला दिया हुआ है कथन और कारण। चलिए देखते हैं कथन और कारण। कथन दिया हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। तो कथन तो सही है ना। और कारण क्या दिया हुआ है? मानसूनी हवाएं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मानसूनी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। इसका उत्तर ये वाला जो है गलत हो जाएगा, है ना। तो कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है तो ये सही है, लेकिन इसका जो कारण दिया हुआ है ये गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। अगला देखते हैं। अगला है, भारत के मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है। तो मानसून जलवायु से संबंधित क्या नहीं है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, अगला, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। बाकी तीनों का संबंध मानसून जलवायु से है। प्रश्न क्या है? ठीक है, अल नीनो की अस्थायी गर्म धाराएं, हिंद महासागर की दक्षिणी भूमध्य गर्म धाराएं, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान, ये सारे जो हैं ये मानसून जलवायु से संबंधित हैं, है ना। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो है ये शीतकाल में वर्षा होती है इससे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना
घटित होती है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो किससे होती है? पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से। अगला, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अगला, भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न याद भी हो गया होगा, प्रश्न के साथ उत्तर। अगला है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI कहाँ स्थित है? इसका उत्तर याद रखिएगा, जबलपुर में। अगला, खालिस्तान एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म आर्द्र जलवायु एवं पूरी तरह से शुष्क भूमि में भली भांति पनपता है। इसकी खेती के लिए आदर्श तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री से अधिक व 10 डिग्री से कम तापमान इसके लिए हानिकारक होता है। तो ये तो थोड़ा सा कठिन टाइप का दिख रहा है, बट इसका उत्तर याद रखिएगा, चाय। इसका उत्तर हो जाएगा चाय। चाय एक उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पूरी तरह से शुष्क भूमि में भली भांति पनपता है। तो ये तो अब भले याद ना हो ये डिग्री सेल्सियस वगैरह, है ना, बट है ना, ये आप याद रख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय पौधा है और गर्म और आर्द्र जलवायु और पूरी तरह से शुष्क भूमि में भली भांति पनपता है। तो चाय की खेती कहाँ होती है? तो है ना, असम, है ना, उस तरफ होती है, असम की साइड में, और इधर कर्नाटका की साइड में होती है, ऊटी के साइड में, है ना, दक्षिण में। तो है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला, तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु के आरंभ में निम्नांकित में से किससे वर्षा होती है? तो किससे वर्षा होती है? उत्तरी पश्चिमी सॉरी उत्तरी पूर्वी मानसून। अ, क्या कहना चाहिए, तमिलनाडु में जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है ना, वहां पे उत्तर पूर्वी मानसून से ही वर्षा होती है जब ठंड होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु के आरंभ में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे। निम्न में से कौन सा राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती? उत्तर याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम, है ना, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है ना, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरफ से ऐसे आती है, इस तरफ से ऐसे, तो यहाँ पे तो हिमालय है, तो यहाँ से वो इस तरफ चली जाती है ना, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मतलब हिमालय होने की वजह से यहाँ पे जून से सितंबर के माह में वर्षा ज्यादा नहीं होती, हिमालय रोक देता है। ठीक, उसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रायद्वीपीय भारत तथा मैदानी भागों में वर्षा होती है, परंतु जम्मू कश्मीर इससे अछूता रह जाता है। अगला, चलिए यहाँ पे मिलान करना है। शीतकालीन अयनांत, है ना, ये हो जाएगा शीतकालीन, तो क्लियरली दिख रहा है, दिसंबर में होता है शीत, मतलब तो ठंड, है ना, तो ये हो जाएगा ऐसा। और शरद ऋतु होता है सितंबर में। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन अयनांत ये होता है जून, और बसंत होता है मार्च में। तो क्या हो जाएगा?
4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला है, व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? याद रखिएगा, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण। ठीक है, व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। अगला, व्यापारिक हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण में वर्ष भर प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं प्रश्न। जलवायु संतुलन के लिए वनाच्छादित क्षेत्र क्या होना चाहिए? तो जलवायु संतुलन के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, जलवायु संतुलन के लिए। अगला, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ हवा की दिशा कैसी होगी? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगला देखते हैं। ये भी थोड़ा सा अजीबोगरीब प्रश्न है। NMEEE का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर याद रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, है ना। ये CGPSC एलओ 2022 का प्रश्न है। NMEEE नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक, इसका उत्तर है। अगला देखते हैं। यहाँ पे बढ़ती ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन पर NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है। ये 8 मिशनों में से एक है। अच्छा, 8 मिशनों में से एक है और ये है ना, वो 8 मिशन यहाँ दिए हुए हैं। बढ़ती ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कार्य योजना परिवर्तन पर NAPCC के तहत 8 मिशनों में से एक है और ये है कौन कौन से, तो ये देख लीजिए एक बार। नेशनल मिशन ऑफ एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज और फिर है नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला दोबारा तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, बट फिर भी आपको आप देख लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न। भारतवर्ष में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थल कहे जाने का प्रमुख कारण है, तो क्या है? उच्च एंडेमिज्म। ठीक है, उच्च एंडेमिज्म। भारतवर्ष में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थल कहे जाने का प्रमुख कारण है उच्च एंडेमिज्म। व्याख्या दिया है शायद, देखते हैं। पश्चिम घाट के पश्चिम में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां वनस्पतियों की विविधता होने से तप्त स्थल का दर्जा दिया गया है। भारत में 4 तप्त स्थल हैं, तप्त स्थल 4 हैं, है ना। पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और सुंडालैंड एवं निकोबार द्वीप। सुंडालैंड एवं निकोबार द्वीप। तो हो सकता है कि ये वाला प्रश्न दोबारा से पूछ ले, है ना। है ना, तो ये 4 तप्त स्थल याद रखिएगा। जैव विविधता से कई बार थोड़े से, है ना, प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैव विविधता वाले प्रश्न हो जाते हैं कई बार, तो
ये 4 तप्त स्थल याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित की करते हैं। सबसे पहले कौन सा ऋतु आता है? सबसे पहले बसंत ऋतु आता है, फिर ग्रीष्म ऋतु आता है, फिर वर्षा ऋतु, फिर आता है शरद ऋतु, है ना? तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न बनने लगे तो कोई भी डिप्टी कलेक्टर बन जाए। अगला देखते हैं। उफ, ये कहाँ गया? हाँ, ये वाला प्रश्न है। चेरापूंजी स्थित है, तो चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा खासी की पहाड़ियों में चेरापूंजी है। ठीक है, खासी की पहाड़ी। सीजीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न। मेघालय में खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित चेरापूंजी विश्व में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अगला देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ पे वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पे। ठीक है, ये भी आई थिंक एक प्रश्न ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, ऐसा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, है ना, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। अगला देखते हैं। शीत ऋतु में भारत की उत्तर पश्चिम भाग में एक क्षीण चक्रवाती विक्षोभ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे सुमेलित करना है प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र। चलिए या मिलान करते हैं। बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। भूकंप कहाँ पे आता है ज्यादा? तो हिमालय क्षेत्रों में आता है भूकंप। ठीक है, और सूखा कहाँ पे मिल पड़ता है ज्यादातर? सूखा पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में। ठीक है, ये भी सही है यहाँ का ये वाला। सुनामी, सुनामी आता है यहाँ, है ना, भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे दिख रहा है बाजरा, है ना। बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है क्योंकि ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, मोटे अनाज, है ना। मोटे अनाज में आता है बाजरा। बाकी ये गन्ना भी व्यापारिक फसल है, केला भी और कपास भी। अगला, निम्नांकित में से किसे ये तो अपन ने किया हुआ था ना ये प्रश्न। निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। अगला देखते हैं। काल वैशाखी क्या है? तो काल वैशाखी ये भी प्रश्न हमने किया हुआ है ना, ग्रीष्म ऋतु का झंझा। अगला, भारत में निम्न में से किस प्रकार की वर्षा नहीं होती? तो भारत में ये 3 प्रकार की वर्षा होती है लेकिन मूसलाधार वर्षा जो है यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, बाकी ये तीनों वर्षाएं होती है, पर्वतीय, सवाहनीय और चक्रवाती। अगला देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं अ, किस दिशा की ओर चलती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ग्रीष्मकालीन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं, है ना, किस दिशा की ओर चलती हैं? तो उत्तर याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला,
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं की प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलती है। मान लीजिए ये भारत है ना? तो दक्षिण पश्चिम तो यही होता है ना? तो इस तरफ ऐसे चलती है हवाएं। चलिए अगला देखते हैं। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? तो जेट प्रवाह के संबंध में चलिए यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं, हमें सही का पता लगाना है। जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फिर क्या है? जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तरी शाखा नहीं है ना? जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा है। ठीक है? जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये वाला कथन गलत हो जाता है। ये सीजीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। व्याख्या। जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है और दक्षिण तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है ना? पश्चिम जेट स्ट्रीम भारत में जाड़े के मध्य भूमिका निभाता है। इसकी दक्षिणी शाखा पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य कारण होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अगला चलते हैं प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। चलिए दोनों कथन दिए हुए हैं, दोनों को पढ़ते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है, तो ये कथन तो सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्पन की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। तो ये वाला कथन भी सही है ना? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 और 2 दोनों सही है और 2 A का सही कारण है। अच्छा यहाँ पे ये कैसा दिया हुआ है यार, ये प्रश्न भी ना कथन और कारण ऐसा दिया हुआ है ये, तो है ना, ये दोनों सही है और 2 A का सही कारण है ना? तो ये दोनों सही है और ये इसका उत्तर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जल वाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र सतह से दूर जाने पर कम हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप से बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी है, तो ये वाला पॉइंट व्याख्या को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। प्रश्न थे जितने वो हमने कर लिए हैं। मैं आपसे फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।